दोस्तों, अभी एक साथी हमारा परिचय करा रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं मास्टर फर्स्ट क्लास से पास किया है। ऐसा नहीं है, मैंने सेकंड क्लास से पास किया है और मैं मोदी जी और स्मृति ईरानी नहीं हूं कि मैं अपनी डिग्री छुपा लूंगा। और यहाँ पुलिस वाले बैठे हुए हैं तो मेरी पुलिस से बड़ी अच्छी जमती है। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर आप ये सुनिएगा कि एक भ्रष्ट नेता जो होता है वो पूरी दुनिया का भ्रष्टाचार का बात करेगा और सारी जिम्मेवारी जो है नौकरी में काम कर रहे छोटे कांस्टेबल के कंधे पे डाल देगा। अब ये सवाल इनका कोई नहीं उठाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू यूनियनाइज, हर किसी को अपना संघ बनाने का अधिकार हमारा संविधान देता है, जिसकी प्रस्तावना हमने अभी पढ़ी थी। तो संघ बनाने का अधिकार पुलिस को क्यों नहीं है? पुलिस का यूनियन क्यों नहीं है? मैं ये सवाल पूछता हूं कि भाई साहब, आजकल अंडर बियर 120 रुपए में नहीं सिलता है, अन्ना मिलता है, इनको वर्दी सिलने के लिए 115 रुपया दिया जाता है। जो लाश होती है उस लाश को डिस्पोज करने के लिए, एक इंसान की लाश को डिस्पोज करने के लिए इनको 1400 रुपया दिया जाता है। अब मुझे बताइए कि 1400 रुपए में लकड़ी खरीद करके किसी इंसान को जलाना संभव है? तो फिर क्या करते हैं ये बेचारे जो है अपने यहाँ के काम करने वाले 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनको पकड़ते हैं और लाशों को नदियों में फिकवा देते हैं। किसकी गलती है? दुनिया के अंदर जो दौलत की रेस लगाई गई है, उस रेस में यदि एसएचओ साहब कहेंगे कांस्टेबल को, और बताओ कितना मारे हो, तो कांस्टेबल कहेगा सर कुछ नहीं, आज तो कोई कमाई नहीं चल रहा है, बड़ा हालत खराब है, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन आ गया है। कहेगा बकवास बंद करो और मेरा बेटा जो है उसके लिए एक मोबाइल खरीद करके लाओ। तो कांस्टेबल क्या करेगा? कांस्टेबल बेचारा आएगा सिग्नल पे और आप यदि हेलमेट लगाए हैं तो पूछेगा कि आरसी कहाँ है। आप यदि आरसी दे देंगे तो कहेगा लाइसेंस कहाँ है। लाइसेंस दे देंगे तो कहेगा कि जूता क्यों नहीं पहने, वो शर्ट फुल पैंट के अंदर में क्यों नहीं डाले। आखिर उसमें कांस्टेबल की क्या गलती है? बात ऐसी नहीं है कि एसएचओ साहब ही जिम्मेवार हैं। अब एसएचओ साहब की पोस्टिंग ही इसी बात के लिए होती है कि हर थाने का रेट लगा हुआ है। जैसे आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं तो टमाटर 200 रुपए किलो, सेब 250 रुपए किलो, जैसे रेट होता है उसी तरीके से थाने की भी रेट होती है और उस रेट के आधार पर डीएसपी जो है एसएचओ साहब को बहाल करता है। अब डीएसपी जब एसएचओ साहब को बहाल करेगा तो एसएचओ साहब से पैसा डीएसपी लेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएसपी ही पैसा खाता है, डीएसपी को पैसा डीसीपी को पहुंचाना पड़ता है और डीसीपी साहब को पैसा डीजीपी को पहुंचाना चाहता है और डीजीपी साहब चाय पीते हैं होम मिनिस्टर के साथ में। अब ये जो स्थिति है, इस स्थिति में मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, वसुंधरा राजे जी की सरकार है। पहली बार ऐसा हुआ है कि होम मिनिस्टर को राजस्थान पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि एक तो जब केंद्रीय वेतन आता है तो राज्य सरकार के जो कर्मचारी होते हैं वो हल्ला करते हैं, वो रोड पे आते हैं, हर बार रोड पे आते हैं कि हमारा जो है 7th पे कमीशन लागू कर दीजिए, हमारा 7th पे कमीशन लागू कर दीजिए। और बहुत हल्ला करने के बाद उसको लागू कर दिया जाता है। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि 7th पे कमीशन लागू होने के बाद पैसा बढ़ करके नहीं, पैसा घट करके आया है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में जो खीरा चोर है उसको तो चोर कहा जाता है। कांस्टेबल को, एसएचओ को, क्लर्क को, बड़ा बाबू को, ब्लॉक में काम करने वाले को, बिजली डिपार्टमेंट में काम करने वाले को, रेलवे में काम करने वाले को तो आप चोर कहते हैं क्योंकि इनको चोर कहना आसान है। लेकिन इनके द्वारा जो काम किया जाता है उसका जो असली सरदार है उसके सामने तो आप नेताजी नमस्कार करके खड़े हो जाते हैं। मुझे ये बताइए कि इजी केक खाना आसान होता है? नहीं, चाकू लिए काट करके खा लिए हैप्पी बर्थडे टू यू। केक बनाना आसान नहीं होता है। सिस्टम पे उंगली उठाना आसान होता है, सिस्टम को बदलना आसान नहीं होता है। और
हमारे टीचर एक बार कहा करते थे, बेटा क्रांति सबको चाहिए, भगत सिंह सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हमारा बेटा भगत सिंह हो जाए। मसला ये है कि अभी गिना रहे थे आप, ये सच है कि अभी के जो राष्ट्रपति साहब हैं वो बीजेपी के हैं, आप जानते होंगे। और कई बार जो है बड़ा दावे के साथ कहते हैं कि हम दलित भी हैं, सम्मान है उनका बहुत ज़्यादा, महोदय हैं, महामहिम हैं इस देश के। तो उन्होंने कहा कि जब मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ता था, पानी घर में गिरता था, तो हमको लगा कि अब अगला वाक्य बोलेंगे कि अब इस देश के अंदर कॉमन स्कूल सिस्टम होगा, समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। लेकिन अगला ही वाक्य उन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूल भी होना चाहिए। सर, प्राइवेट स्कूल तो है ही इस देश में, लेकिन यही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की जो होड़ है, उस होड़ से समाज के अंदर भ्रष्टाचार की मनोवृत्ति पैदा होती है। भ्रष्टाचार अपने आप में कोई नीति नहीं है, निजीकरण की नीतियों से भ्रष्टाचार पैदा होता है, ये बात हमको समझना पड़ेगा। और जो निजीकरण की नीति है उसमें क्या होता है, अब डीसीपी साहब कभी ये चाहेंगे कि उनका बच्चा एसएचओ के बेटा के साथ पढ़े, उनकी बच्ची जो है वो एसएचओ के बेटा के साथ पढ़े, ऐसा चाहेंगे? नहीं। वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे का एडमिशन कहाँ हो जाए, दून पब्लिक स्कूल में हो जाए। लेकिन दून पब्लिक स्कूल में अगर डीजीपी साहब का बच्चा पढ़ेगा, डीसीपी साहब का बच्चा पढ़ेगा, तो प्रधानमंत्री का बाल बच्चा कहाँ पढ़ने के लिए जाएगा? ये जो समाज के अंदर ऊंच नीच बनाई गई है, इस ऊंच नीच में जहां आपको लगता है आप जिस पायदान पे खड़े हैं, आप जिस सीढ़ी पे खड़े हैं कि हमसे नीचे ये लोग हैं, वहां आप ये सोचना भूल जाते हैं कि आपसे ऊपर कौन लोग बैठा हुआ है। और ये जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, इस ऊंच नीच की व्यवस्था पे जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, जो लोग भगत सिंह के विचारों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को इस समाज में लागू करना चाहते हैं, पड़ोसी के घर में भगत सिंह नहीं, खुद भगत सिंह बनना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे माहौल में सच तो हर कोई जानता है कि कड़वा होता है। जब आप सच बोलेंगे तो उस सच के इर्द गिर्द कोई बहस नहीं खड़ा हो, उस सच के दूर जाकर के कोई बहस खड़ा किया जाए। इसीलिए ये राष्ट्रवाद बनाम गैर राष्ट्रवाद या देशभक्त बनाम देशद्रोही, नेशनल वर्सेस एंटी नेशनल का डिस्कोर्स खड़ा किया गया है।